गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्कूल सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपको इस चैनल पे कक्षा नवम में चलने वाली इतिहास की पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने जा रहा हूँ और उस पाठ्य पुस्तक का नाम भारत और समकालीन विश्व भाग 1 है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि यह कक्षा नवम में इतिहास की पाठ्य पुस्तक के रूप में जानी जाती है और इसमें जो पहला खंड है तो पहला खंड में मैं आपको कुछ परिचय के तौर पर बताना चाहूँगा और उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस खंड में फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नात्सीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। यानी कि यह जो खंड मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, तो इसमें आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एंड नात्सीवाद का उदय कैसे हुआ उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आधुनिक संसार की रचना में इन तीनों घटनाओं का काफ़ी योगदान रहा है, एक खास योगदान रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है, जो हम अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, चूँकि आज हम आज़ाद हैं। लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को बिल्कुल समाप्त कर दिया। पहले क्रांति के पहले जब फ्रांस में राजतंत्र का शासन चल रहा था, राजतंत्र का स्वरूप था, तो उस समय राजतंत्र में जो भी खामियां आईं, उस खामियों को दूर करने के लिए यहाँ पर क्रांति की गई। लोग तंग आ चुके थे राजतंत्र की व्यवस्था से, अतः उन्होंने क्रांति कर डाली ताकि फ्रांस की राजनीति में परिवर्तन हो। विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। कहने का मतलब ये था कि फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें कुछ ऐसे वर्ग थे जिनको बहुत ही खास अधिकार प्राप्त था, विशेष अधिकार प्राप्त था, और एक ऐसा वर्ग भी था जिसको कोई अधिकार नहीं प्राप्त था। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक है ना। तो सबके एक समान अधिकार होते हैं, हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई, है ना। तो ये जो सोच थी फ्रांस की, ये यहाँ की राजनीति की एक नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, परंतु विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। यानी कि दूसरे देशों में ये जो विचार थे समानता और स्वतंत्रता के, ये अलग अलग रूपों में इसको जाना गया। जैसे भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे। लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से वैधता मिल रही थी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा अध्याय 2, उसमें आप यूरोप में समाजवाद के आगमन और उस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में भी पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय को सत्ता त्यागनी पड़ी थी।
रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया, यानी कि रूस में भी समाज को बदला गया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। क्रांति में ये कोशिश की गई कि देश में आर्थिक समानता होनी चाहिए और मजदूर किसान वर्ग जो थे उनका भी ध्यान दिया गया ताकि उनकी स्थिति को सुधारा जा सके। इस अध्याय में आप नई सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलावों, उसके सामने आई समस्याओं और उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। सोवियत रूस की सरकार ने खेती के औद्योगिकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम तो दृढ़ता से साथ आगे बढ़ाया, यानी कि यहाँ की जो सरकार थी, रूस की जो सरकार थी, वो चाहती थी कि खेती का औद्योगिकरण हो और मशीनीकरण हो, और लेकिन उसने नागरिकों के ऐसे कई अधिकारों का हनन भी किया, यानी कि जो पूर्व में जो नागरिकों को जो भी हक मिला था, अधिकार मिले थे, उसका मतलब हनन कर दिया गया, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों का हिस्सा बना। आज देखा जाए तो आज सोवियत संघ का जो वजूद है वो बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली ताकत था और वो ताकत समाजवाद था। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अध्याय 3 में आप जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे और इस अध्याय में हिटलर के उदय और नाज़ीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया गया है। आप सभी सुने भी होंगे हिटलर की तानाशाही कितनी ज़्यादा थी। तो यहाँ आप नाज़ी जर्मन में औरतों व बच्चों की दशा एवं स्कूलों व यातना गृहों के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस समय नाज़ीवाद का युग चल रहा था जर्मनी में, तो उस समय जर्मनी में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, बच्चों की स्थिति कैसी थी और स्कूलों की स्थिति कैसी थी, और वहाँ पे कई ऐसे यातना गृह बनाए गए थे जहाँ पे लोगों को यातनाएं दी जाती थी, उन्हें कष्ट दिया जाता था। इस अध्ययन से आपको ये जानकारी होगी कि नाज़ीवाद ने किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जीने के अधिकार से वंचित कर दिया था, यानी कि जर्मनी में जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उनके लिए बहुत ही खतरा था नाज़ीवाद। किस तरह उन्होंने यहूदियों का सफाया करने के लिए यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया और लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ एक मारक युद्ध छेड़ दिया। यानी कि जर्मनी में जो यहूदी लोग थे, यहूदियों का जीना मुश्किल हो गया था। इस मतलब चूँकि वहाँ के ये अल्पसंख्यक समुदाय था, तो वहाँ उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी, उनकी धार्मिक भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुँचाया गया, उनको भड़काया गया और एक युद्ध उनके खिलाफ छेड़ दिया गया। नाज़ीवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ घटनाओं, सत्ता की पैशाचिक चाह, हत्याकांडों और मौत की कहानी भर ही नहीं है, यानी कि इसकी कहानी बहुत ही लंबी चौड़ी है। यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। आपको पता चलेगा जब मैं नाज़ीवाद चैप्टर को पढ़ाऊँगा। यह विभिन्न भारत में भी कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। उस समय हमारा देश भी आज़ाद नहीं था, गुलाम था, तो हिटलर जैसा भी सोचता था उससे हमारे देश के भी कुछ लोग उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे।
लेकिन ज़्यादातर लोगों को नाज़ीवाद के उदय पर खौफ ही महसूस हुआ। लेकिन जब हिटलर की वास्तविकता दुनिया के सामने आई, हमारे देश के सामने आई, और उसका जो नाज़ीवाद वाला विचार था वो सामने आया, तो उससे लोगों को डर महसूस हुआ। आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के फलने फूलने की कहानी भर नहीं है। यह हिंसा और निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की कहानी भी है। तो हम लोग इस इतिहास की पाठ्य पुस्तक में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस खंड में 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है वो फ्रांस की क्रांति है, और दूसरा चैप्टर जो है वो रूस की क्रांति है, और तीसरा चैप्टर जो है वो नाज़ीवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। सबसे पहले मैं फ्रांसीसी क्रांति को शुरू करने वाला हूँ, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर पे चर्चा की जाएगी। तो कैसा लगा आपको आज का यह परिचयात्मक क्लास, जिसमें आपको मैंने यह बताया कि आपको इस खंड में क्या क्या पढ़ने होंगे, ज़रूर मुझे बताएंगे। और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में इस चैप्टर के साथ, फ्रांसीसी क्रांति के साथ। धन्यवाद।